So I was discussing about the biological control of soil-borne disease कि कैसे हम soil-borne disease को फंगल एंटागोनिस्ट से कंट्रोल करते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा। आपने सुना होगा अबाउट द माइकोराइजी। अब माइकोराइजी क्या, माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है कि अगर कोई प्लांट है, इसके रूट्स के साथ कोई फंगस एसोसिएट रहता है, चाहे वो इसके रूट्स के अंदर हो या रूट्स के सरफेस के बाहर हो। अगर रूट्स के अंदर है उसको बोलते हैं हम एंडोमाइकोराइजी, अगर बाहर है तो इसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजी। तो ये जो फंगल एसोसिएशन होते हैं विद द हायर प्लांट्स, इनका क्या फायदा है कि माइकोराइजी जो होते हैं दे टेक ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट। लेकिन ये प्लांट को क्या फायदा देते हैं? दे हेल्प द प्लांट इन द न्यूट्रिएंट अपटेक। ये जो माइकोराइजी में जो फंगे होते हैं, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। एंड इसी तरह एक और चीज क्या होता है कि कभी कभार ये जो होस्ट प्लांट है, इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट सेवरल सॉइल बॉर्न पैथोजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा गया है कि माइकोराइजी क्या करते हैं, दे प्रोवाइड कंसिडरेबल प्रोटेक्शन टू पाइन सीडलिंग्स को ये प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम द फाइटोप्थोरा। इसी तरह टोमेटो को ये प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह डूगलास फिर को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम द फ्यूजेरियम। इसी तरह कॉटन को ये कभी कभार प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम द वर्टिसिलियम विल्ट या रूट नॉट निमेटोड से। इसी तरह सोयाबीन में देखा गया है कि ये जो माइकोराइजी है, इट प्रोटेक्ट्स द सोयाबीन फ्रॉम फाइटोप्थोरा। तो कहना ये है कि वी हैव गॉट डिफरेंट एग्जांपल्स वेयर वी यूज फंगस एज द एंटागोनिस्ट अगेंस्ट द सॉइल बॉर्न डिजीज। मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा ये वाला एग्जांपल कि जो माइकोराइजी होती हैं, दे आर द फंगाई विच आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। अब ये फंगस क्या करते हैं? ऑल्दो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दे हेल्प इन द water transport, and there are some cases where the fungi which are associated with the roots of the higher plants, they provide them the protection against many soil borne diseases. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर में यहाँ मैं बोला चाहूंगा कि जो माइक्रो जहाँ पे माइकोराइजी की वजह से प्रोटेक्शन मिलती है टू द होस्ट प्लांट। फॉर एग्जांपल अगर हम पाइन की बात करें तो माइकोराइजी की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट फाइटोप्थोरा। इसी तरह टोमेटो में अगेंस्ट द फ्यूजेरियम। इसी तरह कॉटन में अगेंस्ट द वर्टिसिलियम विल्ट या रूट नॉट निमेटोड। या इसी तरह सोयाबीन की बात करते हैं तो जो माइकोराइजी होती है ये प्रोटेक्शन देते हैं इनको अगेंस्ट द फाइटोप्थोरा एंड फ्यूजेरियम सोलेनाई। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल माइकोराइजल फंजे है, अभी इनका प्रिपरेशन आता है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको रूट में जहाँ पे हमने प्लांट को ग्रो किया उसको हम वहां पे डाल सकते हैं इन माइकोराइजल फंजे को। तो इनकी वजह से जो होस्ट प्लांट है उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। सो दिस वाज द केस ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज बाय यूज ऑफ फंगल एंटागोनिस्ट्स। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है जहां पे हम एरियल प्लांट पार्ट्स को अगर कोई डिजीज एरियल प्लांट पार्ट्स को लग गई, उसको भी हम कैसे बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटागोनिस्ट फंजी। तो बहुत सारे फाइलामेंटस फंगे होते हैं या यीस्ट्स होते हैं विच प्रूव टू बी इफेक्टिव एंटागोनिस्ट्स ऑफ फंजी इनफेक्ट इन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे फंजे हैं जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे फिलामेंटस फंजे या यीस्ट को यूज करते हैं जो जो पैथोजेनिक फंजे हैं उनके अगेंस्ट वो वर्कआउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने पोस्ट ब्लूम जो है या टोमेटो फ्लावर जो है, उनको हमने क्लेडोस्पोरियम हर्बेरियम या पेंसिलियम की कोनिडिया से इनोकुलेट किया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनके फ्रूट्स हैं उन पे बोट्राइटिस का कोई इफेक्ट नहीं होता।
जो बोट्राइटिस सिनेरिया है वो फ्रूट्स, जो डेवलपिंग फ्रूट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं, इनपे डिजीज कॉज करते हैं। तो अगर हमने क्लेडोस्पोरियम को यूज किया या पेनिसिलियम के को यूज किया, उनके कोनिडिया को, तो वो इनको कंट्रोल में रखते हैं। इसी तरह अगर हमने जो क्लेडोस्पोरियम या इसी तरह इपिकोकम है, अगर उनके हमने स्पोर्स को स्प्रे किया ऑन द फ्रूट ट्रीज, तो इसकी वजह से जो कैंकर कॉजिंग पैथोजेंस हैं जैसे नेक्ट्रिया है या इसी तरह ल्यूकोस्टोमा है, तो वो इनको कंट्रोल करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसे एरियल प्लांट पार्ट्स में अगर कोई डिजीज कॉज हो गई, तो हम कैसे उनको कोई फंगल एंटागोनिस्ट यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। पहले एग्जांपल मैंने दी कि अगर फॉर एग्जांपल बोट्रेटिस सिनेरिया जो है, ये क्या करता है, ये डेवलपिंग फ्रूट जो है इनमें इन्फेक्शन कॉज करता है। तो हम करते हैं, हम क्लेडोस्पोरियम या पेनिसिलियम, उनके जो कोनिडिया है उनको हम यूज करते हैं और वो इस बोट्रेटिस को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल स्पोर्स क्लेडोस्पोरियम के या इपिकोकम के यूज किए, तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल फंगस है जिसको हम ट्राइकोडर्मा बोलते हैं, उनको वो कंट्रोल कर सकता है ऑन द फ्रूट ट्रीज। इसी तरह अब सनफ्लावर में एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं सिक्लेरोटिनिया हेड रॉट। हम क्या करते हैं कि जो फील्ड हनी बीज हैं, हम इनको कंटेमिनेट करते हैं विद ट्राइकोडर्मा। अब जब उनके पास ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स हैं, अगर वो सनफ्लावर पे चले गए तो ट्राइकोडर्मा के जो स्पोर्स है वो वहां पे पहुंच गए। उनकी वजह से जो हेड रॉट डिजीज होती है सनफ्लावर की, वो कंट्रोल में आ जाती है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम फंगल एंटागोनिस्ट को यूज करके जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, उनकी जो डिजीज है उनको हम कंट्रोल करते हैं। पहली एग्जांपल मैंने देखी जहाँ पे हम बोट्रेटिस को कंट्रोल करते हैं। बोट्रेटिस की वजह से इन्फेक्शन होता है इन द टोमेटो फ्लावर्स, तो हम क्लेडोस्पोरम और पेनिसिलियम को यूज करते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, क्लेडोस्पोरम या इपिकोकम या ट्राइकोडर्मा को हम यूज, उनके स्पोर्स को हम यूज करते हैं ताकि जो कैंकर कॉजिंग पैथोजेन्स हैं जिनमें नेक्ट्रिया आता है या लिकोस्टोमा आता है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने तीसरी एग्जांपल दी जहां पे हम ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स को यूज करते हैं इन द बायो कंट्रोल ऑफ हेड रॉट ऑफ सनफ्लावर। तो ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जहाँ पे हम एरियल प्लांट पार्ट्स की डिजीज को कंट्रोल करते हैं। एक और एग्जांपल है जहां पर हम फंगल एंटागोनिस्ट को यूज करके कुछ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे एंटागोनिस्ट फंगे होते हैं या यीस्ट्स होते हैं, तो हम उनको उनके स्पोर्स को यूज करते हैं ताकि जो पोस्ट हार्वेस्टर जो रॉट डिजीज होते हैं सेवरल फ्रूट्स के, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट ट्रीटमेंट हमने दिया, यीस्ट के स्पोर्स हमने लाए, तो इससे हम पोस्ट हार्वेस्ट रॉटिंग, चाहे वो एप्पल की हो चाहे पीच की हो, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल स्ट्रेस ग्रीन मोल्ड है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होता है बाय द पेनिसिलियम। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम एंटागोनिस्ट यीस्ट यूज करते हैं या हम एंटागोनिस्ट फंगे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा को हम यूज करते हैं अगेंस्ट द पेनिसिलियम निजिटेटम। तो ये होता है कि अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्रूट्स में कोई डिजीज ना लग जाए। मैं फिर से दोहराऊंगा कि बहुत सारे ऐसे रॉ डिजीज होते हैं बहुत सारे फ्रूट्स में, जो फॉर एग्जांपल फंजे फंजे की वजह से लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम यीस्ट का या एंटागोनिस्ट फंजे का यूज करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज द बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट्स। तो बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनकी वजह से हम, जहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं एंड दे हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज। तो इनमें भी पहला है बायो कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज। अब हम कैसे बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट को यूज करते हैं टू कंट्रोल द सॉइल बॉर्न डिजीज।
तो पहली एग्जांपल है यहाँ पे क्राउन गॉल डिजीज। आपने सुना ही होगा अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस, जिसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं फॉर द प्लांट्स। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस है, ये क्या करता है, ये ट्यूमर कॉज करता है इन डिफरेंट फॉर एग्जांपल ट्रीज इंक्लूडिंग फ्रूट ट्री लाइक ग्रेप्स, रेस्पबेरीज, इसी तरह ऑर्नामेंटल लाइक रोज है। तो ये इनमें क्या करता है, ये ट्यूमर कॉज करता है एंड एज अ रिजल्ट एक गॉल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल। तो जो क्राउन गॉल डिजीज होती है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस कॉज करता है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम क्या करते हैं कि हम एग्रोबैक्टीरियम का ही एक नॉन पैथोजेनिक, इसका एक वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। अब इसकी एक स्ट्रेन है जिसको हम बोलते हैं K84। अब K84 क्या करता है, वो जो K84 जो स्ट्रेन है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर की, वो एक बैक्टीरियोसिन या एंटीबैक्टीरियल एजेंट जिसको हम बोलते हैं एग्रोसिन 84 प्रोड्यूस करता है। एंड जो ये एग्रोसिन 84 है, इट इज द एंटीबायोटिक व्हिच इज स्पेसिफिक अगेंस्ट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस है, ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है इन द फ्रूट ट्रीज लाइक ग्रेप्स, रास्पबेरीज, इसी तरह ऑर्नामेंटल्स में भी ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है लाइक रोजेस होते हैं। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम जो जीनस है, इसी का एक अलग स्पीशीज जिसको बोलते हैं रेडियो एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। इसकी एक नॉन पैथोजन स्ट्रेन है जिसको हम बोलते हैं K84। अभी जो K84 स्ट्रेन है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर की, ये एक बैक्टीरियोसिन या एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एग्रोसिन 84। अब ये एग्रोसिन 84 क्या करता है, ये वर्कआउट करता है अगेंस्ट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस एंड अल्टीमेटली जो क्राउन गॉल डिजीज है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो मार्केट में ये जो सस्पेंशन है K84 का, ये गैल्ट्रॉल करके जो गैल्ट्रॉल जो है, गैल्ट्रॉल एक इसका एक कमर्शियल नाम है। तो गैल्ट्रॉल का हम यूज कर सकते हैं। तो गैल्ट्रॉल में होता क्या है, ये K84 स्ट्रेन। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द क्राउन गॉल डिजीज, जहाँ पे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर स्ट्रेन दैट इज K84 which produces a bacteriocin called एग्रोसिन 84। इसी तरह एक और एग्जांपल है जहां पे हम जो सीड्स है उनको ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो सीरियल के सीड्स हो या स्वीट कॉर्न के हो या कैरेट्स के हो। तब हम क्या करते हैं कि हम बेसिलस सबटिलिस की स्ट्रेन एक है जिसको हम बोलते हैं A13 या इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये जो स्ट्रेन है बेसिलस सबटिलिस स्ट्रेन A31 या स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो ये क्या करते हैं कि ये इन जो सीरियल्स की जो सीड्स हैं, हम अगर सीरियल है या स्वीट कॉर्न है या कैरेट है, इनके सीड्स को हम पहले ही ट्रीट देते हैं। हम सीड्स लेते हैं सीरियल्स के, स्वीट कॉर्न के या कैरेट्स के, फिर हम इसको ट्रीट करते हैं विद द बैक्टीरिया लाइक बैसिलस सेप्टिलिस स्ट्रेन A30 और स्ट्रेप्टोमाइसिस। जब हमने इनके सीड्स पे ट्रीटमेंट दिया, तो होता क्या है कि जैसे ही प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो ये जो स्ट्रेन्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द रूट पैथोजेंस। तो यहाँ पे हमने यही बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट यूज किए, इंक्लूडिंग बैसिलस सेप्टिलिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक और एग्जांपल है जहां पे हम क्या करते हैं कि सीडोमोनास राइजोबैक्टर, इसके फॉर एग्जांपल सीडोमोनास के बहुत सारे स्पीशीज हैं, जैसे सीडोमोनास टूटिडा है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है, सीडोमोनास कैपेशिया है। तो ये जो स्पीशीज है सीडोमोनास राइजोबैक्टर के, हम इसको यूज करते हैं ताकि जो क्रॉप्स हैं
उनमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज ना लग जाए। इसी तरह ये कंट्रोल करते हैं सॉफ्ट रॉड को। तो मैं फिर से बताऊंगा कि एक और एग्जांपल है जहां पे हम सीडोमोनास जो राइजोबैक्टर है इसके कुछ स्पीशीज को यूज करते हैं ताकि जो प्लांट्स है वो डैम्पिंग ऑफ डिजीज या सॉफ्ट रॉड डिजीज से बच जाए। तो हम इन स्ट्रेन को भी अप्लाई करते हैं either the seeds or seed pieces or even to the roots of the plant. So it helps in the biocontrol of the soil-borne disease like damping of disease or soft rot disease. तो ये थे एग्जाम्पल अबाउट द कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज। इसी तरह अब हम बैक्टीरिया को कैसे यूज करते हैं इन द कंट्रोल ऑफ द एरियल डिजीज ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो ऐसे बैक्टीरिया हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल एरविनिया जीनस है या सीडोमोनास जीनस है, इसी तरह जेंथोमोनास जीनस है। तो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसी तरह कुछ जीनस ग्राम पॉजिटिव जीनस है, जैसे बैसिलस है या लैक्टोबैसिलस है या कॉर्नियम बैक्टीरियम है। तो ये जो कुछ जीनस है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, तो ये जो डिजीज ये जो है इनको हम ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जैसे सीडोमोनास सिरेंजी है या इसी तरह एरविनिया एमेलोवोरा है। तो ये क्या करते हैं, ये एपिफिटिकली ग्रो करते हैं ऑन द लीव्स, चाहे बर्ड्स हो। तो ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को इन द ओनली द एरियल पार्ट्स एंड में डिजीज कॉज करते हैं। तो इन वाले केस में हम क्या करते हैं, हम अवायरुलेंट स्ट्रेन यूज करते हैं इन्हीं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के, ताकि वो compete करे विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम एप्पल ब्लॉसम की लेते हैं, उनमें एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं फायर ब्लाइट। वो कौन कॉज करता है, वो करता है एरविनिया एमेलोवोरा। हम किसको कैसे कंट्रोल करते हैं, हम एरविनिया हेर्बिकोला को लेते हैं, तो वो इसके साथ compete करता है। इस तरह से ये वाले डिजीज जो है कंट्रोल में आ जाती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, we also use bacterial antagonists against the uh, diseases which are caused in the aerial parts of the plant. यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली, मैं सिंपल एक एग्जांपल बोलूंगा कि एरविनिया एमेलोवोरा है। ये जो स्पीशी है, ये एक डिजीज कॉज करती है इन द एप्पल ब्लॉसम, दैट इज कॉल्ड द फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एप्पल ब्लॉसम। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द एरविनिया हर्बिकोला। इसी तरह मैं एक एग्जांपल लूंगा, ज़ेंथोमोनास ट्राइलुसेंस। ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक डिजीज कॉज करता है इन द राइस। जो ज़ेंथोमोनास ट्रांसल्यूसेंस है, इट कॉजेज बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक ऑफ राइस। तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द आइसोलेट्स ऑफ एरविनिया या सीडोमोनास। इनको हम यूज करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब और एग्जांपल है कि जहां पे हम बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट्स को यूज करके पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूजुअली एक एग्जांपल है सीडोमोनास की। यहाँ पे हम सीडोमोनास जो बैक्टीरिया है इसको हम लेते हैं एंड इससे प्रोटेक्शन मिलती है टू द लेमन्स फ्रॉम द पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम ग्रीन मोल्ड है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोमोनास। या इसी तरह पेयर में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेनिसिलियम ग्रीन मोल्ड है या ये क्या करता है, अ, ये रॉड डिजीज कॉज करता है। तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोमोनास बैक्टीरिया। तो ये होता है कि बायो कंट्रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज। एक और यूज होता है बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट का, जिसको हम बोलते हैं बायो कंट्रोल विद द बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरिया मीडिएटेड फ्रॉस्ट इंजरी। यहाँ पे एक मैं पहले चीज बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए वाटर है, जो पानी होता है, अगर हम इसको कूल करें, वी नो कि जो वाटर है इट गेट्स फ्रीज्ड एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 0 डिग्री पे
ये चेंज होता था है, ये वाटर जो है इट गेट्स चेंज इन द आइस। अब अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट किसी ऐसे एनवायरमेंट में रहता है जहां पे टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री होता है। अब जैसे ही बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तो वहां पे जो पानी होता है इन द प्लांट्स, इसका खतरा है कि ये आइस बन सकता है। लेकिन प्लांट्स में एंटीफ्रीज प्रोटीन ऐसे होते हैं कि वो आइस को आइस बनने पर आइस नहीं बनता है फिर वाटर से। वो वाटर से आइस बिल्कुल नहीं बनता, लिक्विड वाटर से आइस नहीं बनता विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन, एंटीफ्रीज प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग होता है कि अगर टेम्परेचर डाउन भी हो जाए, तब भी जो लिक्विड वाटर है वो आइस में चेंज नहीं होता है। और अगर उसका उल्टा हम लेंगे कि कैसे चेंज होता है वाटर इनटू द आइस, इट स्टार्ट्स विद द न्यूक्लिएशन प्रोसेस, कि कैसे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है वाटर की। अब ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है वाटर की, इट स्टार्ट्स विद जिसको हम बोलते हैं सीड। इसको हम बोलते हैं सीड। तो सीड से ही जो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आइस फॉर्मेशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दे एक्ट एज द न्यूक्लियस एंड हेल्प इन द न्यूक्लिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर एट जस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर। और अगर ये बैक्टीरिया उसमें लग गए प्लांट में, तो वो 0 डिग्री पे ही आइस बन जाएगा। और अगर आइस बन गया, चाहे वो लीव हो चाहे स्टेम हो, तो इसकी वजह से जो फ्रॉस्ट इंजरी होगी, तो प्लांट की डेथ हो सकती है। तो इन सब केसेस हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे भी स्ट्रेन्स होते हैं जो नॉन आइस न्यूक्लिएटिंग होते हैं, जिनकी वजह से जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। दे एक्ट अगेंस्ट द न्यूक्लिएशन प्रोसेस। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो न्यूक्लिएशन एक्टिव है, जो न्यूक्लिएशन प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, और जो वाटर है वो आइस बन जाता है एट 0 डिग्री टेम्परेचर। एंड कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी हैं जो न्यूक्लिएशन इनएक्टिव है, या न्यूक्लिएशन एक्टिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया which mediate the frost injury. So this was all for today. If you have got any question, you may ask. तो इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है उसमें हम केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस।